नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कणकामुतगेहिने यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हाँ, मम ध्वनि आया थी ना वा राजकुमार जी सुन रहे हैं? ध्वनि आ रही है नहीं? अच्छा, चलिए। इसके पूर्व में हम प्रमा स्वरूप विचार किए और प्रमा के उत्तर में प्रत्यक्ष प्रमा की चर्चा चल रही। और प्रत्यक्ष प्रमा वेदांत दर्शन में चैतन्य ही है, और जब चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमा है तो उसको जन्य कैसे कहेंगे, उसकी भी बात हो गई। प्रत्यक्ष का जो प्रयोजक है वो ज्ञानगत प्रत्यक्ष के प्रयोजक की चर्चा हुई कि प्रमाण चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद। उसी के विचार में ये भी कह दिया कि विषय को प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब बात यह है कि अनुमिति में अतिव्याप्ति नहीं हुई, क्योंकि अनुमिति में जो विषय चैतन्य है, बन्ही चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य जो है बन्ही चैतन्य, वो इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं। अतः इंद्रिय सन्निकष्ट न होने के कारण विषयाकार परिणामात्मिका वृत्ति बन्ही देश में नहीं हुई, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद नहीं। इसीलिए यतः अस्माकं नए वेदांत नए प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्योः यत्र भेदः अथ च विषयः प्रत्यक्ष योग्यः तस्य तद विषयक ज्ञान से प्रत्यक्षत्व व्यवहार। इसीलिए पर्वतो बन्हीमान ये जो ज्ञान है ये अनुमितिक ज्ञान है। बन्हीव्यापि धूमवानयं पर्वतः, इस परामर्श के उत्तर में जायमान पर्वतो बन्हीमान जो ये ज्ञान है ये अनुमिति है, अनुमितिक ज्ञान, अनुमान प्रमाण से जायमान। परंतु यहाँ पर इस ज्ञान में दो अंश है। एक पर्वत अंश है और दूसरा बन्ही। इस ज्ञान के, इनको हटा दे, वो इस ज्ञान में पक्ष धर्म है, धर्मी है, और बन्ही धर्म है। बन्हीत्व प्रकारक पर्वत विशेष ज्ञान है, विशेष अंश पर्वत है, विशेषण अंश बन्ही है। यह ज्ञान में स्थिति क्या है? इस ज्ञान में जो पर्वत है वो पर्वत इंद्रिय सन्निकृष्ट है। इंद्रिय सन्निकृष्ट होने के कारण पर्वत देश में अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति, पर्वताकार वृत्ति होगी। अथच उसी देश में पर्वत है, विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद होगा। तो पर्वत अंश में
ये जो बंधिमान पर्वतः यहाँ पर जो पर्वत विषय अंशत्व पर्वतांशे अपरोक्षम माने पर्वत विषय ज्ञान अंश में जो है अपरोक्ष, क्योंकि अपरोक्ष का प्रयोजक जो है वो हमारे इसमें संगत है। क्यों उसको बता रहे हैं कि पर्वतत्वावच्छिन्न चैतन्य जो विषय चैतन्य है और वही निषत अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का यार यह बड़ा बवाल इसमें है साला। तो क्योंकि पर्वत ज्ञानांश में प्रत्यक्ष का प्रयोजक ए मोनू या तो क्योंकि जो पर्वत विषय है पर्वतत्वावच्छिन्न चैतन्य जो विषय चैतन्य है और वही निश्चित अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य है इनका परस्पर भेद नहीं रहा। तो परस्पर भेद न रहने के कारण पर्वत ज्ञान अंश में पर्वत ज्ञान अंश में इसको अपरोक्ष कहें। तो चैतन्य स्पर्श भेदाभावात और बन्ही अंश में अंतःकरण वृत्ति निर्गमन संभव नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि अंतःकरण का निर्गमन विषय देश में कब होगा, जब विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा। इंद्रिय सन्निकृष्ट यदि विषय है तभी विषय देश तक गमन अंतःकरण का होगा। जब इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है विषय तो विषय देश तक गमन अंतःकरण का नहीं होगा। बस होगा। और तो बन्ही अवच्छिन्न जब बन्ही देश अंतःकरण का निर्गमन संभव नहीं हुआ बन्ही देश तक, क्योंकि निर्गमन के लिए विषय देश तक निर्गमन के लिए अंतःकरण के लिए इंद्रिय प्रणाली कारण है, हेतु है। इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से ही विषय देश तक गमन होगा। जैसा दृष्टांत में भी बताया था कि जो तडाग का उदक है जल है वो नाली के प्रणाली के माध्यम से ही किसी देश तक जा सकता है। यदि प्रणाली से युक्त प्रणाली से सन्निकृष्ट यदि देश नहीं है क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में जल का गमन संभव नहीं होता है। उसी प्रकार से जो विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है उस विषय देश तक अंतःकरण का भी गमन नहीं होगा। तो जब अंतःकरण का गमन ही नहीं होगा तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो परिणामात्मिका वृत्ति है
विषय अवच्छिन्न चैतन्य का भेद, उसको बता। वन्य अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमाण चैतन्य से परस्पर भेद। इसलिए जो नैयायिकों के यहाँ जो अनुमिति का अनुभव है, उससे विलक्षण यहाँ अनुभव भी है। कैसे? नैयायिकों के यहाँ अनुमिति का स्वरूप है अयम पर्वतः बन्धिमान। अयम पर्वतः बन्धिमान, ये उनके यहाँ स्वरूप होगा। बन्धित्व प्रकारक पर्वत विशेष्य ज्ञान होगा। बन्ही का प्रकार तया भान होगा, विशेषतया पक्ष का भान। क्योंकि उनके यहाँ बन्हीमान पर्वतः यह अनुमिति का विषय है। यहाँ पर बन्हीमान पर्वतः यह अनुमिति का विषय नहीं है, अपितु पर्वत प्रत्यक्ष ज्ञान का, प्रत्यक्ष का विषय है। बन्ही जो है अनुमिति का विषय है। इसलिए पर्वतम पश्यामि बन्ही मणिमुनोमि, यह हमारे यहाँ अनुव्यवसाय है। और उनके यहाँ बन्हीमंतम पर्वतम अनुभवामि जानामि, यह अनुव्यवसाय है। अनुव्यवसाय हम इसलिए कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का जो स्वरूप है वो ज्ञान के स्वरूप का प्रकाशक ज्ञापक अनुव्यवसाय होता है। इस प्रकार से घट विषय ज्ञान है। घट विषय ज्ञान या बन्ही विषय ज्ञान, वो बन्ही विषयक ज्ञान प्रत्यक्षात्मक भी हो सकता है, अनुमेयात्मक भी हो सकता है, शब्दात्मक। वो ज्ञान, ये शाब्दिक ज्ञान है, ये अनुमिति ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, पहले उसके कारण के द्वारा निर्धारित। यदि वो इंद्रिय से जन्य है तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य है तो अनुमानक ज्ञान, अनुमिति ज्ञान है। यदि वो शब्द ज्ञान से जन्य है तो शाब्दिक ज्ञान है। परंतु उनके स्वरूप का निर्धारण, वो ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण, माने ज्ञान का भी जो प्रत्यक्ष होता है वो अनुव्यवसाय। अनुव्यवसाय ज्ञान जो होता है सविषयक व्यवसायिक ज्ञान को विषय करने वाला अनुव्यवसायिक ज्ञान होता है। अतः जो यहाँ पर ज्ञान हुआ बन्हीमान पर्वतः, यह ज्ञान। दूसरा ज्ञान वेदांती के यहाँ पर्वत का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, पर्वतम पश्यामि बन्ही मणिमुनोमि, यह अनुव्यवसाय इनके यहाँ। क्योंकि इनके यहाँ पर्वत ज्ञानांश में ज्ञान का प्रत्यक्षत्व है, बन्ही अंश में ही केवल परोक्षत्व है। अतः जितने अंश में प्रत्यक्षत्व है वहाँ पर प्रत्यक्ष का व्यवहार होगा। पर्वतम पश्यामि, ये अनुव्यवसाय होगा। जितने ज्ञान अंश में परोक्षत्व है उतने अंश में ही परोक्षत्व, अनुमिति विषयत्व ज्ञापित होगा अनुमिति। इसलिए पर्वतम पश्याम बन्ही मणिमुनोमि, यह अनुव्यवसाय के द्वारा, क्योंकि ज्ञान भले ही एक हो, विषय भेद से एक ही ज्ञान में प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व है। अतः उस प्रत्यक्षत्व या परोक्षत्व की प्रत्याय कौन होगा तो अनुव्यवसाय ज्ञान, वही है अनुभव माने अनुव्यवसाय। पर्वतम पश्यामि बन्ही मणिमुनोमि, ये व्यवसाय। न्याय मत में क्या होगा? पर्वतम अनुमिनोमि, ये पर्वतम अनुमिनोमि का मतलब होगा
यहाँ थोड़ा अंश ग्रंथकार ने ये समझ करके छोड़ दिया होगा कि जो अध्येता है या अध्यापक है उसको समझ लेगा। पर्वतम अनुमन्योमि बन्हिमंतम पर्वतम अनुमन्योमि, पर्वत विशेष है और बन्ही प्रकार है, तो बन्हिमान पर्वत है, ये जब ज्ञान होगा तो अनुव्यवसाय होगा। बन्हिमंतम पर्वतम अनुमन्योमि, ये है अनुव्यवसायापत्ति उनके यहाँ है। कोई बात नहीं है, ऐसा अनुव्यवसाय वो मानते हैं, ऐसा अनुव्यवसाय वो मानते हैं। ये क्यों? क्या उनके यहाँ इंद्रिय का सन्निकर्ष पर्वत से नहीं है? इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है क्या? तो उनके यहाँ ये रीति ये है कि यादस परामर्श उत्तरकार जायमान अनुमिति का स्वरूप जो है उसी प्रकार परामर्श ज्ञान होता है। बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वतः, तो अनुमिति भी होती है बन्ही व्यापक धूम व्यापक बन्हीमान पर्वत। परामर्श होगा बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वतः, तो अनुमिति का आकार धूम व्यापक बन्हीमान अयम पर्वतः, उसी को बन्हीमान पर्वतः इतना मात्र कह देने से ही कार्य चल जाता है, क्योंकि बन्ही जो है धूम का व्यापक है ही, तो बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श का के उत्तर काल में बन्हीमान पर्वतः, ये जो अनुमिति होती है वो बन्हीमान पर्वतः में अपने आप सिद्ध हो गया कि धूम व्यापक बन्हीमान पर्वतः। अतः उनके यहाँ ये अनुमिति होती है। सर्वांश अंश में परोक्षत्व रहता है, इसलिए उनके यहाँ अनुव्यवसाय की आपत्ति क्या, अनुव्यवसाय होता ही है। और वेदांत सिद्धांत में अद्वैत सिद्धांत में सर्वांश में अनुमिति नहीं। दूसरी बात, कहाँ? दो जगह, दो स्थल बता रहे हैं। एक अनुमिति असन्निकष्ट पक्ष है, एक अनुमिति सन्निकष्ट पक्ष है। जैसे पर्वतो बन्हीमान धूमक, यहाँ पर पर्वत का इंद्रिय सन्निकर्ष है। पर्वत रूप जो पक्ष है वो इंद्रिय सन्निकष्ट है, इसलिए सन्निकष्ट पक्षक अनुमिति। सन्निकष्ट पक्षक अनुमिति में बता दिया कि ज्ञान में पर्वतांश में पर्वत विषयकत्वेन उस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व रहता है, बन्ह्यांश में माने बन्ही विषयकत्वेन उस ज्ञान में परोक्ष। परंतु असन्निकष्ट पक्षक जो अनुमिति है, जैसे इंद्रिय सन्निकष्ट, कोई पुरुष प्रमाता अपने प्रकोष्ठ के अंदर बैठा है और घन गर्जन से मेघ का अनुमान करता है। मेघ कहाँ पर? आकाश पक्ष में। आकाश पक्ष में मेघ का अनुमान करता है। अब देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आकाश का प्रत्यक्ष किसी के यहाँ, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए सन्निकष्ट पक्षक है। अब घन गर्जना से मेघवत्ता का अनुमान करता है, तो मेघ का भी उसको ज्ञान नहीं, इसलिए हमने बताया प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ स्थित है। तो प्रकोष्ठ स्थित है तो क्योंकि मेघ जो पदार्थ है वो मेघ पदार्थ इंद्रिय सन्निकर्ष उसका होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष योग्यता मेघ में है। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता, धूम ज्योति सलिल मरुत, मरुत में प्रत्यक्ष योग्यता भले ही ना हो, परंतु अन्य अवयव में प्रत्यक्ष योग्यता है, वो तो अनुभूत है। धूम में प्रत्यक्ष,
मेघ में प्रत्यक्ष योग्यता है। अतः यदि वो प्रकोष्ठस्थ है और मेघ गर्जन सुनता है, तो उस मेघ गर्जन से नभः मेघवत, मेघ गर्जना श्रवणात्, यत्र मेघ गर्जनम श्रूयते तत्र तत्र नभः मेघवत भवति। जहाँ जहाँ मेघ गर्जन सुना जाता है वहाँ वहाँ नभ जो है मेघवत होता है। तो यहाँ पर उसको जो नभ पक्ष है उसका सन्निकर्ष नहीं, सन्निकर्ष नहीं है। अतः नभ देश, नभ जो पक्ष है तद देश में माने पक्ष देश में का इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ, तो पक्ष देश में अंतःकरण का परिणाम रूप वृत्ति नहीं हुई। अतः परिणाम रूप वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो प्रमाण चैतन्य है और जो नभ विषयावच्छिन्न नभ रूप जो विषय तद अवच्छिन्न चैतन्य है उसका अभेद नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो अनुमिति होगी तो वो अनुमिति सर्वांश में अनुमिति है, असन्निकष्ट पक्ष। उसी को असन्निकष्ट पक्ष का अनुमिति है, जहाँ जिस अनुमिति का पक्ष इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है वहाँ पर सर्वांश में ज्ञान, सर्वांश ज्ञानम परोक्षम। सर्वांश में माने सर्वांश माने सकल विषयांश में, सकल विषयकत्वेन ज्ञान जो है परोक्ष। और ये अपना मत इन्होंने बता दिया कि जहाँ पर पक्ष इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है उस स्थल पर जो अनुमिति होगी वो अनुमिति उभय विषयत्वेन प्रकार विशेष्य या पक्ष या साध्य कहें उभय विषयकत्वेन उस ज्ञान में परोक्ष होगा, क्योंकि पक्ष देश में अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि पक्ष इंद्रिय सन्निकृष्ट है। दूसरी बात, एक इन्होंने और स्वीकार किया है नैयायिकों ने, इनके यहाँ सन्निकृष्ट 6 विध हैं: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संयुक्त समवाय, विशेषण विशेषण। तो ये 6 प्रकार के लौकिक सन्निकर्ष हैं, परंतु 2 न्याय दर्शन में अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार के माने हैं: समान लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति और योग। ये अलौकिक सन्निकर्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति जो समान लक्षण प्रत्याशक्ति के विषय में यहाँ पर अभी नहीं कह रहे हैं, परंतु ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति की चर्चा होगा। तो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, प्रत्याशक्ति माने सन्निकर्ष। ज्ञानमेव लक्षण यस्य सन्निकर्षस्य सा ज्ञान लक्षण सन्निकर्षा यद यद्वा प्रत्याशक्ति। और दूसरा सामान्यम जाति, जातिरेव प्रत्याशक्ति ही इति सामान्यम जाति प्रत्याशक्ति सन्निकर्षः। तो यहाँ पर ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति की ही चर्चा है। नैयायिकों के यहाँ इंद्रिय सन्निकृष्ट चंदन खंड का होता है, तो चंदन खंड का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है, चंदन खंड इंद्रिय सन्निकृष्ट है। अतः इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान
चंदन खंड विषय ज्ञान प्रत्यक्ष है। परंतु चंदन में जो सौरभ्य है, सुगंध है, उसका भी वो प्रत्यक्ष कहते हैं। कैसे प्रत्यक्ष हो गया? चक्षुरेंद्रिय में गंध ग्राहकत्व, गंध ग्राहण सामर्थ्य है ही नहीं, कैसे हो गया? तब वो कहते हैं कि ज्ञान लक्षण प्रत्याशा। पूर्व में जिसको चंदन में सौरभ का अनुभव हुआ है, वहाँ पर उस सौरभ चंदन को का इंद्रिय सन्निकृष्ट हो जाने पर सौरभ विषय का स्मृति हो गया, स्मरण हो गया। तो वो स्मृति ही ज्ञान, जो स्मृति है वही सन्निकर्ष हो करके सौरभ का प्रत्यक्ष करा दिया। अतः सौरभ का ज्ञान लक्षण प्रत्यय शक्ति के द्वारा, चंदन खंड का इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा दोनों का प्रत्यक्ष माना जाता है। अब यहाँ पर वेदांत में तो संभव नहीं। क्यों? चंदन खंड का चक्षुरेंद्रिय सन्निकर्ष है, परंतु चंदन खंड में जो रहने वाला रूप है उसका स्वसंयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। उसमें जो रूपत्व है वो स्वसंयुक्त संवेद समवाय संबंध हो सकता है, परंतु जो गंध है वो गंध भले ही उस का गुण है, परंतु गंध ग्राहकता चक्षुरेंद्रिय में नहीं। अतः जब गंध ग्राहकता चक्षुरेंद्रिय में नहीं है तो चक्षु रूप प्रणाली के माध्यम से जो गंध विषय है उस गंध विषय तक अंतःकरण का गमन संभव नहीं है। अतः उस देश तक गमन के लिए आपको यही मानना पड़ेगा कि जब वो घ्राण से संयुक्त होगा, घ्राण इंद्रिय से, घ्राण से संयोग गंध का होगा, वो घ्राण से संयोग चंदन खंड का होगा, और उसमें समवाय संबंध से रहने वाला जो गंध है तो स्वसंयुक्त समवाय संबंध से प्रत्यक्ष उसका हो सकता है। परंतु इस स्थल में तो घ्राण का सन्निकर्ष तो है नहीं। उस स्थल के लिए कहते हैं चंदन खंडान से अपरोक्षम, सूरभि चंदनम इत्यादि जो ज्ञान है, इस ज्ञान में भी दो अंश हैं। उनके यहाँ भी ज्ञान में दोनों में प्रत्यक्षत्वंश है, परंतु नैयायिकों के यहाँ भी जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष भिन्न भिन्न है ना। वो सन्निकर्ष यहाँ पर तो नैयायिकों के यहाँ भी सन्निकर्ष दोनों भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न कारणों से जायमान सन्निकर्ष हैं। एक इंद्रिय से जायमान सन्निकर्ष है जो चंदन खंड सन्निकर्ष है, इंद्रिय का चंदन खंड सन्निकर्ष है। दूसरा जो सन्निकर्ष है वो इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, वो ज्ञान सन्निकर्ष है। दूसरा जो सौरभ विषय में सन्निकर्ष है वो ज्ञान सन्निकर्ष है। यतः जो भी सन्निकर्ष से जायमान ज्ञान होता है
उसमें प्रत्यक्षत्व तो व्यवहार होता है, तो ज्ञान भी उनके यहाँ सन्निकर्ष है। अतः उस ज्ञान सन्निकर्ष से जायमान जो सौरभ है, माने सुरभि विषय का तो जो उस ज्ञान में है उसमें भी प्रत्यक्षत्व हो गया। और इंद्रिय सन्निकर्ष से जायमान जो खंडन अंश विषय ज्ञान है, खंडन विषयता जो ज्ञान में है, उस अंश में भी परोक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। परंतु हमारे यहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष जो आपका चंदन खंड है, तो चंदन खंड देश में चंदन खंडाकार जो है अंतःकरण की वृत्ति होगी, तो उस वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य का भेद होगा। तो चंदन अंश में जो है हमारे यहाँ प्रत्यक्ष, सौरभ अंश में प्रत्यक्षत्व तो नहीं होगा। चंदन खंडांश में यह परोक्ष होगा, सौरभ अंश में परोक्ष होगा। अब सौरभ से चक्षुर इंद्रिय अयोग्यत्व, क्योंकि सौरभ जो है वो चक्षुर इंद्रिय अयोग्य है। अतः योग्यत्व घटितस्य, क्योंकि हमने ये भी बताया है कि योग्यत्व घटित माने प्रत्यक्ष योग्यत्व, तत्तद इंद्रिय प्रत्यक्ष योग्यता भी होनी चाहिए। चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष योग्यता यहाँ पर गंध की नहीं है। गंध जो है घ्राण इंद्रिय प्रत्यक्ष योग्य है, चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। अतः सौरभ अंश में प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष। अब कैसा ये परोक्ष होगा? अनुमान का एन चंदन खंड सुरभि चंदन खंडनत्वात् अन्य चंदन खंडवत। अन्य चंदन खंड में, जिस चंदन खंड में सुरभि का ज्ञान हुआ है वो सपक्ष हो गया। वो चंदन खंड में चंदन खंडनत्व है, खंडत्व है। चंदन खंड में चंदन खंडत्व है, और उस चंदन खंड में पूर्व चंदन खंड में सुरभि भी है, और इस चंदन खंड में भी चंदन खंडत्व है। अतः सुरभि जो है सौरभ्य है, वो सौरभ का अनुमान होगा। तो चंदन खंड का ही अपरोक्ष होगा, उसमें सौरभ्य का अनुमान होगा। पूर्व में चंदन खंड का प्रत्यक्ष हो देगा, तो चंदन खंडनत्व रूप जो है सौरभ का यहाँ पर प्रत्यक्ष। अथवा दूसरा भी अनुमान का आकार कर सकते हैं। चंदन खंड सुरभि पृथ्वीत्वात्, है ना, अन्य पृथ्वीत्वात्। तो यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधः, ये भी अनुमान हो सकता है। चंदन खंड भी पृथ्वी है, अतः पृथ्वीत्व हेतु भी चंदन खंड में रह गया, गंधत्व रह गया। ये व्याप्ति सर्व अनुभव सिद्ध है। जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व है घट आदि में, वहाँ वहाँ सुरभि गंध है, सौरभ्य है, सुरभि। और यहाँ पर भी सुरभि और असुरभि दोनों जो है वही गंध के रूप है। इस प्रकार से अनुमान ही हो सकता है। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं हो सकती। किसके यहाँ? हमारे यहाँ। हमारे यहाँ, उनके यहाँ हो रही है। दोष क्या है? कहा दोष सबसे बड़ा यही है उनके यहाँ कि वो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति जब मानते ही हैं तो उनको अनुमान के मानने की कोई आवश्यकता नहीं।
यदि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति यदि मानते हैं, देखिए यदि एक का ज्ञान दूसरे का एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी का स्मारक हो गया, अब वो यदि स्मृति ही सन्निकर्ष है तो उससे जन्य ज्ञान जो है यदि प्रत्यक्ष है तो पर्वतो धूममान बन्हे इत्यादि में अनुमान की मानने की आवश्यकता नहीं। क्यों? धूम और बन्ही का साहचर्य दर्शन जिसको हुआ है, जिसने जाना है कि धूम और बन्ही साथ साथ में रहते हैं, तो बन्ही संबंधी जो धूम है वो धूम ज्ञान स्वसंबंधी बन्ही का स्मारक हो जाएगा। अब वो जो स्मृति है वही सन्निकर्ष से यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो बन्ही विषयक ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ही होगा। अनुमिति मानने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों अनुमिति मानते हैं मुझको मालूम नहीं पड़ता, ये कहीं प्रकरण बसात आएगा। तो इसलिए यदि आप ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति मानते हैं तो अनुमिति भी आपके यहाँ प्रत्यक्ष ही होगी। प्रसिद्ध जो अनुमिति है झूठ है, आप अलग से अनुमान का चर्चा करते हैं और आपके यहाँ अनुमान का व्यवच्छेद हो गया, अनुमान की कोई आवश्यकता रह ही नहीं गई। अब अनुमान है आपका बल है। नव्य न्याय में यदि अनुमान अंश को हटा दिया जाए और वाल्मीकि से हनुमान माने सुंदर कांड को हटा दिया जाए, कुछ नहीं। वाल्मीकि महाकाव्य का काव्यत्व, भक्ति या सौष्ठव श्रृंगार जो भी है वो सुंदर कांड के से निहित है। सुंदर कांड को यदि अलग कर दें तो वाल्मीकि में न तो काव्यत्व रहेगा, न भक्ति रहेगी, न कोई उसमें मूल सारे समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से जो नव्य न्याय है, नव्य न्याय अनुमान पर अनुमिति के दो स्वरूप, उन दो स्वरूपों में एक एक अंश को लेकर के ग्रंथों का निर्माण है ना। इसके बाद हेत्वाभास के एक एक अंश को लेकर के ग्रंथों का निर्माण, इस प्रकार से उपाधि। तो इस प्रकार से अब आप यदि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति मान लेते हैं तो आपके यहाँ अनुमान की कोई उपादेयता नहीं होगी, क्योंकि सहचरित ज्ञान के द्वारा, एक सहचरित ज्ञान के द्वारा दूसरे सहचरित का ज्ञान हो जाएगा। बन्ही सहचरित धूम का जब ज्ञान हुआ तो धूम सहचरित बन्ही का ज्ञान हो जाएगा। और वही ज्ञान यदि स्मृति है और वही यदि सन्निकर्ष है तो बन्ही का भी आपके यहाँ प्रत्यक्ष ही होगा। अनुमान मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के खंडन की बात कही। समान लक्षण प्रत्याशक्ति का खंडन आगे चल करके अपने आप हुआ जा रहा है। जिसके यहाँ सामान्य ही अभिमत नहीं है तो समान लक्षण प्रत्याशक्ति क्या? आगे चल करके ये प्रश्न उठता है कि जब ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति का खंडन किया ग्रंथकार ने किसी प्रकार से उपस्थापित करके, तो समान लक्षण प्रत्याशक्ति का भी खंडन करना चाहिए। क्या समान लक्षण प्रत्याशक्ति को मानते हैं? क्या नहीं? नहीं मानते तो खंडन क्यों नहीं किया? क्या सामान्य के खंडन कर रहे हैं? जो इसी के व्यवहित में जब सामान्य का जातीय का जब खंडन कर दिया कि जाति कोई पदार्थ है ही नहीं, तो वो जाति सन्निकर्ष, सामान्य में वो सन्निकर्ष, सामान्य सन्निकर्ष कहाँ? सामान्य तो है ही नहीं। इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति को सन्निकर्ष रह गया। योगज सन्निकर्ष का खंडन।
योगद सन्निकर्ष को, क्योंकि वो योग है, चित्तवृत्ति का निरोध है, जो चित्तवृत्ति का निरोध सन्निकर्ष है उसको कोई भी खंडन नहीं कर सकता है, उसका समन्वय भी कहीं नहीं हो सकता है। न वो तो प्रत्यक्ष में आ सकता, न तो अनुमान में आ सकता, न उपमान में। और ये दृष्ट गोचर है कि युक्त और युंजान भेद से दो योगी हैं। जो युक्त है वो युक्त को सर्वदा सकल पदार्थ भाषित होते हैं, और युंजान जो है यद विषय ज्ञान को जानना चाहता है उसको ज्ञान होता है, इसलिए उसका खंडन। तो अब समान लक्षण प्रत्यय सत्य का खंडन इतने से ही हो गया जब सामान्य नहीं। सामान्य की बात कहाँ से आ गई? सामान्य की बात यहाँ से आ गई कि पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रत्यक्षत्व अपरोक्षत्व, अब ये जाति नहीं। क्यों जाति नहीं है? क्योंकि जाति में कुछ बाधक है। सभी जो धर्म हैं वो सकल धर्म जाति नहीं होते। अनेक संवेतत्व, नित्यत्व ये जाति का लक्षण रहे, परंतु सकल धर्म जो है वो जाति नहीं है। जाति में कुछ बाधक, कौन से बाधक हैं? तो बाधक के लिए बताया व्यक्तिरभेदः, तुल्यत्वम, अनवस्था, संकर। संकर क्या है? संकर ये है ययो धर्मयो हो अतिरिक्त स्थितित्व सति एकत्र संवेशा, तयो संकर। स्वतंत्रेण अन्यत्र जो धर्म संक्रमित हैं, पार्थक्येन जिन धर्मों की स्थिति अन्य धर्मों में है, और उन धर्मों का एक सहवस्थान जो है वो सांकर है। जैसे अब यहाँ पर ले लीजिए तो प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष मात्र में है, घटादि विषय ज्ञान मात्र में प्रत्यक्षत्व है, वहाँ परोक्षत्व नहीं। और अनिमितित्व, अनिमितित्व जो है असन्निकष्ट पक्षक, अनुमिति ज्ञान में अनुमितित्व है। और अयम पर्वतः बन्हीमान, इस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व भी है और अनुमितित्व भी है। तो प्रत्यक्षत्व और अनुमितित्व दोनों जो हैं, ये जो धर्म हैं, ये सांकर से युक्त हो जाने के कारण न तो प्रत्यक्षत्व न परोक्षत्व जाति होगी, न तो अपरोक्षत्व। ननु तयोम एकत्र ज्ञाने, एक ज्ञान में जब परोक्षत्व और अपरोक्षत्व दोनों का संक्रमण हो जाएगा तो जाति बाधित हो जाएगी। माने प्रत्यक्षत्व या परोक्षत्व अपरोक्षत्व जाति व्यवहार न भविष्यति, जातित्वम न स्यात्, जाति नहीं होगी। वो कह रहा है कहा नहीं होगी जाति तो क्या है, हमको तो इष्ट ही है। न वयम जातिवादी नहा अस्माकं मते जाति पदार्थ कश्चित नास्ति। अतः हमारे यहाँ कोई जाति पदार्थ है ही नहीं। कौन आपत्ति है? न रहे जाति। इष्टत्वात्, तो जाति हमने स्वीकार नहीं किया। अतः जाति स्वीकार नहीं किया तो जाति लक्षण प्रत्यय सत्य भी नहीं है। कहा जो जातित्व उपाधित्व परिभाषा है, जो जातित्व
उपाधित्व परिभाषा है, माने जातित्व बोधक जो परिभाषा है, यया परिभाषया जाति लक्षणम, या परिभाषा लक्षण रूपेण या परिभाषा उच्यते। येन यया च परिभाषा जाति परिज्ञायते, सा परिभाषा सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रमाण। जिस परिभाषा के द्वारा आप जातित्व परिभाषा माने जाति की उपधायक जो परिभाषा है, अर्थात जो जाति लक्षण जो परिभाषा है, वो जाति लक्षण परिभाषा में कोई प्रमाण नहीं, सकल प्रमाण अगोचर है, सकल प्रमाण का विषय है। इसलिए वहाँ पर हम जब जातित्वोपाधि परिभाषा में ही कोई प्रमाण नहीं है, क्यों कहा आप जातित्वोपाधि परिभाषा को मानते किसको? नित्यत्व सति अनेक संवेतत्व, कहा नित्यत्व में प्रमाण दीजिए कोई। आत्मा अतिरिक्त कोई पदार्थ नित्य है नहीं। दूसरी बात, जब आत्मा अतिरिक्त कोई जब पदार्थ नहीं हुआ तो समवाय भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस समवाय संबंध को आप मानते हैं उसको भी आप कहते हैं कि नित्य है। तो जब नित्य है पदार्थ आत्मा के अतिरिक्त न किमपि प्रमाणम अस्ति, आत्मा अतिरिक्तः कश्चित नित्य पदार्थ अत्र मानम नास्ति। तो आत्मा अतिरिक्त यदि नित्य कोई पदार्थ नहीं हुआ तो जाति भी नित्य नहीं हुई। दूसरी बात, संवेतत्व, समवाय संबंधेन वृत्तित्व, तो समवाय संबंधेन वृत्तित्व संवेतत्व है। तो जब नित्यत्व घटित आपका, जब नित्यत्व आत्मा अतिरिक्त किसी में नहीं रहा तो समवाय भी नहीं हुआ, क्योंकि समवाय को भी आप नित्य संबंध मानते हैं, नित्य संबंधा समवाय, तो समवाय भी गया। और समवाय से नित्यत्व से घटित जब जाती है तो न तो समवाय में प्रमाण है, न तो आत्मा से अतिरिक्त कोई किसी नित्यत्व में प्रमाण है। अतः ये जो लक्षण है, ये लक्षण में कोई प्रमाण नहीं है। कहा घटोयम, ये व्यवहार को यदि प्रमाण कोई कहे, घटोयम इसलिए कहते हैं कि सर्वत्र ये व्यवहार होता है। घटोयम में घटत्व प्रकार घट विशेष से ज्ञान होता है। तो घटोयम जो ये व्यवहार है, यहाँ पर घट और घटत्व और घट घटत्व समवाय, ये दोनों का वो समवाय कहेंगे, हम समवाय कहने वाले नहीं, माने तादाद संबंध, जो भी संबंध धर्मी का होता है हम संबंध नित्य मानते नहीं, इसलिए उसको समवाय न कह करके अन्य रूप में तादात्म्य रूप में कहेंगे। तो ये तीन का जो है भाषण होता है। घटोयम, यह ज्ञान में घटत्व का भी भान होता है, प्रकारतया विशेषतया घट का भान होता है, संसर्गतया घट और घटत्व के संबंध का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जाति है ही नहीं, तो यहाँ पर जो घटत्व की प्रतीति होती है, क्या वो घटत्व जाति नहीं है? अरे घटत्व की प्रतीति होती है तो वो ये कह करके प्रतीति होती है क्या कि मैं जाति हूँ? अरे घटत्व की प्रतीति, घटत्व जो है अपने सत्ता में प्रमाण होगा कि घटत्वम अस्ति। घटोयम, यहाँ पर जो घटत्व की प्रतीति होती है वो घटत्व की सत्ता में, सद्भाव में प्रमाण होगा कि घटत्व भी कोई पदार्थ है। न तो तस् जातित्व, घटत्व जाति है
इसमें कोई प्रमाण नहीं हो जाएगा। घटत्व में विभासते अतः अस्ति कश्चित् घटत्व पदार्थः। घटोऽयम् इति ज्ञाने घटः घटत्वं तयोः संसर्गः भास्यन्ते अतः घटत्वभासनात् घटत्व से सत्ता निश्चयते। घटत्व का भाषण होता है अतः घट की सत्ता का निश्चय होगा। घटत्व जाति है, इसलिए इसमें कोई घटत्व विषय जो प्रत्यक्ष है वो घटत्व जाति है, इसमें वो प्रमाण नहीं होगा। इति तस् जातित्व इति कहा कि हम घटत्व में जाति अनुमान से सिद्ध कर देंगे, है ना। चलते हैं, समय हो गया यहीं पर। अब जाति पर विचार हम कल करेंगे कि जाति का प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ, घटत्व का प्रत्यक्ष हो जाने पर जाति के प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण नहीं हुआ, तथा अब रह गई अनुमान की बात। तो जाति जब कहीं सिद्ध हो जाए तब अनुमान की चर्चा आवे। यदि साध्य की अप्रसिद्धि है तो अनुमान से भी घटत्व में जाति सिद्ध नहीं कर सकते।